दक्ष अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 6 करना था या कर लिया था अपन ने? तो भूपेंद्र करना था सर, भूपेंद्र महेंद्र वाला। करना है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Bhupendra borrowed a sum of rupees 3 lakhs from Atul. Bhupendra appointed Atul as his agent to sell his land and authorized him to appropriate the amount of loan out of the sale proceeds. Afterwards, Bhupendra revoked the agency. Decide under the provisions of Indian Contract Act whether the revocation of the said agency by Bhupendra is lawful. सर, किसका एग्जाम्पल हुआ? कीवर्ड क्या आना चाहिए कि सर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो पहले एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट समझाओगे कि सर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट जनरली टर्मिनेट करी जा सकती है क्या, कि सर नहीं करी जा सकती। दूसरा कि सर प्रिंसिपल की डेथ या उस पे वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस पे भी क्या ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट खत्म होएगी कि नहीं? सर नहीं होएगी। सर फिर अदरवाइज, यदि अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो तब खत्म हो सकती है, क्योंकि हाँ तब खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप समझाएंगे। और ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का एग्जांपल है, इसलिए वो बाद में ओनली तभी कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो, अदरवाइज वो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट को खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो एमटीपी में आया हुआ है, जून 24 के एमटीपी में पढ़ गई। A appoints B as A's agent to sell A's land. B, under the authority of A, appoints C as the agent of B. Afterwards, A revokes the authority of B but not of C. What is the status of agency of C? ए ने बी को अपॉइंट किया अपने एजेंट के तौर पे कि मेरे जमीन बेचना है। बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए अपॉइंट्स सी, कि सर अंडर बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए अपॉइंट सी एज एजेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि सर ये प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स ए रिवोक्स द अथॉरिटी ऑफ बी बट नॉट ऑफ सी। सर हमें तो बस इसी का लिंक तोड़ना होता है, और किसी का लिंक तोड़ने की हमें कतई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजेंसी ऑफ सी? आइए पढ़ते हैं इसको। पढ़ भाई। According to Section 191 of Indian Contract Act 1872, a sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency. Section 210 provides that the termination of the authority of an agent causes the termination, subject to the rules regarding the termination of an agent's authority, of all sub-agents appointed by him. इसको ऐसा करो, In the given इसको एक बार ये जो ब्रैकेट वाला है उसको हटा के पढ़ते हैं। द टर्मिनेशन ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम। सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट, जितने भी सब एजेंट्स अपॉइंट किए हैं अपने अंडर काम करने के लिए, सर हमने बस ये लिंक तोड़ दिया ना, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। ऑटोमेटिकली जब हमने यही रास्ता तोड़ दिया तो आगे ये वाले रास्ते भी तो हमसे छूट जाएंगे। तो सर ऑटोमेटिकली उसके अंडर जितने भी सब एजेंट्स हैं उनकी अथॉरिटी अपने आप रिवोक हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भले ही प्रॉपरली अपॉइंटेड हो इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड हो, हमने जब ये रास्ता तोड़ दिया, ये एजेंसी वाला अपन ने खत्म कर दिया, तो आगे का अपने को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट टू द रूल्स रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी। सर एजेंट की अथॉरिटी जैसे जैसे आप कर सकते हैं उसी उस हिसाब से, मतलब अपन ने जो बेसिक पढ़े उस हिसाब से ये सब एजेंट जो है उनकी अथॉरिटी की अपने को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ गई। in the given question, B is agent of A and C is agent of B. Hence, C becomes a sub-agent. Thus, when A revokes the authority of B, which is agent, it results in termination of authority of sub-agent appointed by B, that is C, the sub-agent. सर हमें किस बात की फिक्र करने की जरूरत है? सर हमें ओनली एंड ओनली एजेंट की अथॉरिटी प्रॉपरली हटाने की जरूरत है, बाकी हमें कोई फिक्र करने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ भाई।
Rama directs Sham to sell laptops for him and agrees to give Sham 11% commission on the sale fixed by Rama for each laptop. As Government of India put restrictions on the import of laptops, Rama thought that the price of laptops might go up in the near future and he revokes Sham's authority for any further sale. Sham, before receiving the letter, at his end sold 5 laptops at the price fixed by Rama. Sham asked for 11% commission on the sale of 5 laptops for rupees 1 lakh each. Explained under the provisions of Indian Contract Act 1872, whether sale of laptops after revoking Sham's authority is binding on Rama. Second, whether Sham will be able to recover his commission from Rama. If yes, then what will be the amount of such commission? 3 नंबर के लिए आया ये क्वेश्चन जून 2024 में। सर टॉपिक क्या है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज द टॉपिक। ठीक है सर, क्या हुआ कि है ना, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, बोला लैपटॉप बेच मेरे बिहाफ पे, जो भी प्राइस मैं फिक्स करूं उस हिसाब से। तो 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप इसको पकड़ाए कि जाके मार्केट में बेच के यार, तेरा जो भी सेल प्राइस रहेगी उस पर 11% कमीशन रहेगा। ओके सर, एजेंट ने बेचने के हिसाब से काम चालू कर दिया। इतने में खबर आती है कि भाई भारत सरकार ने लैपटॉप्स का इंपोर्ट जो है वो बैन कर दिया, बीच में कर भी दिया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने लैपटॉप्स का इंपोर्ट बैन कर दिया है। बैन कर दिया है तो प्रिंसिपल को समझ आ गया कि भैया जो एग्जिस्टिंग लैपटॉप का अपना स्टॉक है उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है, क्योंकि डिमांड सप्लाई वाला खेल में सप्लाई गड़बड़ाने वाली है, तो डिमांड तो रहेगी रहेगी। ठीक है, तो प्राइसेस जूम होने वाली हैं। तुमने कर्व सारे ऐसे वाले पढ़े होंगे ना, डिमांड और सप्लाई कर्व। यस सर। तो उसने एजेंट को लेटर के थ्रू इन्फॉर्म किया बेचना बंद कर दे, मत बेच, एजेंट तेरी एजेंसी रिवोक। लेकिन जब तक वो लेटर इसको मिलता है, ये भाई ने 5 लैपटॉप बेच दिए 1 लाख रुपए से। ठीक है सर, तो अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वेदर सेल ऑफ लैपटॉप्स आफ्टर रिवोकिंग शाम्स अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन रामा। सर इसलिए बाइंडिंग होगी प्रिंसिपल के ऊपर क्योंकि सर एजेंट की अथॉरिटी, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी एजेंट के लिए कब एप्लीकेबल होती है? जब सही में उसको इस बात की नॉलेज हो जाए। जब सही में उसको इस बात की नॉलेज हो जाए तब उसकी अथॉरिटी वो होती है, तब उसकी अथॉरिटी एजेंट की खत्म होती है। ठीक है, और थर्ड पार्टी के लिए ये बात कब एप्लीकेबल थी? जब थर्ड पार्टी को नॉलेज होती है। ठीक है, तो सर जब तक इसको नॉलेज होती तब तक इसने 5 लैपटॉप बेच दिए। तो सर इसको कितना तो क्या ये सेल एजेंट प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। थर्ड पार्टी के साथ में जो भी इसने लैपटॉप बेचने के कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ये सब प्रिंसिपल पे लागू होगा। ठीक है, तो सर 1 लाख प्रति लैपटॉप इंटू 11% कमीशन, यानी कि सर 11,000 रुपए इंटू 5 लैपटॉप का 55,000 रुपए ये कमीशन लेने का हकदार है फ्रॉम दी प्रिंसिपल। ठीक है, तो वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर इस कमीशन फ्रॉम रामा? यस। कितना अमाउंट, कितना कि सर 55,000 रुपए के आसपास आना चाहिए। ये देख लो 55,000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझाना ये है कि सर रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू एंड रिसीव्ड बाय द एजेंट। ठीक है, तो हाँ, ऐसा कम्युनिकेशन मिलने के बाद में भी वो लैपटॉप बेचे जा रहा है तो उनसे प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसने 10 तारीख को रिवोकेशन कर दिया, इसको मिल 12 को रहा है। इस दौरान उसने 11 तारीख के आसपास तक 5 लैपटॉप्स भेज दिए थे, तो फिर वो एप्लीकेबल रहे, मतलब वो उससे बाइंडिंग रहेगा। ठीक है जी। हाँ भाई दक्ष अग्रवाल बोल, क्या हुआ? नहीं सर, वो बस पूछ रहा था कि वो नॉलेज लिख सकते हैं ना कि हाँ हाँ, whenever yes। the agent gets the knowledge at that time only. भाई कम्युनिकेट होना चाहिए। आपने है ना रिवोकेशन लिख के केवल अपनी ड्रॉर में रख दिया तो उसका कोई मतलब है नहीं सर। आपने भेजा लेकिन उसको नॉलेज में ही नहीं आया, तब तक वो इफेक्टिव होगा क्या? नहीं सर। ठीक है, चलिए। प्रेषा जी लेट कैसे आए हो? प्रेषा जी, और एक तो सब अपने अपने वीडियो ऑन करो। ऋषि अग्रवाल, जश शाह लेट कैसे आया रे? कल भी लेट आया और दूसरी क्लास में आया ही नहीं तू। जश शाह, यार
सर आज का टाइम पे आया, कल सर मैं पहली क्लास में भी टाइम पे आ गया था, दूसरी क्लास अटेंड नहीं किया क्योंकि फिर राउटर बंद हो गया मेरा। अरे यार तेरे नेट में बड़ी तकलीफ रहती है, कभी राउटर बंद, कभी स्पीड नहीं रहती है, ऐसा कैसे हो अरे जाता सॉरी सर, आज तो टाइम पे आया था सर। कभी हाँ कभी है ना, कभी वो रात को चैटिंग में पूरा नेट पैक खत्म हो जाता है, फिर कहता है सर क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है, उसके लिए मेरा नेट पैक खत्म हो गया है सर, है ना जश शाह? नहीं सर, ऐसा नहीं है, अरे मैं कोई कब, बात करने के लिए है नहीं सर। नहीं मैं कब कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड से कर रहा था, मैं तो कह रहा हूँ वीर शाह से कर रहा था तू, ठीक है इसलिए, है ना? चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। एमटीपी का क्वेश्चन है, सितंबर 24 में आया हुआ है, पढ़ भाई। हाँ जी सर. Due to urgent need of money amounting to rupees 3 lakh, Pawan approached Raman and asked him for the money. Raman lent the money on the guarantee of Suraj and Tarun. Pawan makes default on payment and Suraj pays full amount to Raman. Suraj afterwards claimed contribution from Tarun. Tarun and Tarun refused to contribute on the basis that there is no contract between Suraj and him. Examine, referring to the provisions of Indian Contract Act 1872, whether Tarun can escape from his liability. अरे ये क्वेश्चन है ना, इसका एजेंसी का नहीं है ये, एक्चुअली में गारंटी, एक कोई क्वेश्चन बच गया होगा उसका यहाँ पर आ गया है। ठीक है चलो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इंडेमनिटी गारंटी पड़ा था ना, तो उधर का क्वेश्चन है, ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी, 3 लाख रुपए की नीड थी, पवन ने रमन को बोला भाई पैसे देगा क्या उधार 3 लाख, तो रमन ने कहा ठीक है दे दूंगा, लेकिन गारंटर लो, तो गारंटर में सूरज और तरुण नाम के दो जने आए, ठीक है सर। अब पवन मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, पवन से पैसा दिया नहीं गया, सूरज ने पूरा पैसा दिया रमन को, तो सर सूरज, तो सर को श्योरिटीज है ना ये दोनों, तो सर जब तक कोई अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है को श्योरिटीज इक्वली लायबल होंगे पेमेंट करने को, यदि एक ने पूरा किया तो वो दूसरे से कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है, ठीक है सर। तो सूरज ने तरुण से मांगा कि भाई पूरा मैंने किया है, चल 1.5 लाख रुपया ला मेरा, आधा तेरे को देना है, बट तरुण रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट ऑन द बेसिस दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सूरज एंड हिम, बिटवीन सूरज एंड तरुण। वो बोला, वो क्या बोल रहा है देखो, ये है आपका क्रेडिटर, सॉरी ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटर, और ये को श्योरिटीज हैं, श्योरिटी 1 श्योरिटी 2, जिसके साथ में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, यानी S1 और S2 एक ही कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से नहीं थे। पर सर चाहे S1 दो श्योरिटीज हैं, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से सेम ट्रांजैक्शन के लिए दे रहे हैं, भले ही एक दूसरे के बारे में पता है नहीं है, सर इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यदि दो श्योरिटी मतलब को श्योरिटीज एग्जिस्ट करते हैं, तो सर ये को श्योरिटीज वाले रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। तरुण कैन नॉट एस्केप हिज लाइबिलिटी, बोथ द श्योरिटीज आर लायबल टू पे इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। यदि ऐसा है कि ये 10 लाख रुपए तक के लिए ही है, या ये 40% तक के लिए, तो उतना, अदरवाइज इक्वली। सो इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को श्योरिटीशिप। This is this states that unless otherwise agreed, each surety is liable to contribute equally for discharge of the whole debt or part of the debt which remains unpaid, whether they know about, इसमें ये भी जोड़ लेना, whether they know about the existence of the other co-surety or not, sir, तो भी ये राइट रहेगा, चाहे नॉलेज है या नहीं, बाद में पता पड़ता है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अपना आज फिनिश हो गया है द ग्रेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कम से कम अपन ने इस पे कम से कम 2.5 से 3 महीने लगाए हैं, किस पे, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, दोनों पे मिला के अपन ने एटलीस्ट 3 मंथ्स में इसको कवर किया। क्यों? क्योंकि सर 100 में से कम 35 से 33 या 35 मार्क्स का वेटेज है इसका, ये अकेला डिपेंड करेगा कि तुम पास होगे या फेल होगे, या इस पे अकेले पे डिपेंड कर जाएगा। तो अब अपन ने क्या क्या कर लिया यार, अपन ने सबसे पहले तो किया था सर कंपनीज एक्ट, ठीक है 2013, यस सर।
उसके बाद में अपन ने किया था LLP एक्ट 2008, यस सर। उसके बाद में अपन ने कर लिया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सर। उसके बाद में एक मैंने आपको दिया था कि आप करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपने कर लिया होगा। पांचवा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस सर, ये भी अपन ने कर लिया, जिसमें दो मेजर पोर्शन थे। एक तो था आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज और एजेंसी। तो ये पांच कर लिया अपन ने। जनरल प्रिंसिपल्स में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट बनने से लेकर खत्म होने तक की प्रक्रिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट मिलाते हैं तो मेक्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, an agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, lawful consideration when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as a void agreement under the law। तो ये तुम्हारा मोटा माटी, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, मोटा माटी तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल्स वाला हो गया, और ये तुम्हारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है सर। अब अपना बचता क्या है रे, अब अपनी दो चीजें बचती हैं। एक तो बचता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, और दूसरा बचता है तुम्हारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपका 1800, आई थिंक इट इज 1881, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो अब आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सर देयर आर 4 चैप्टर्स। अब इसको पकड़ते हैं, ठीक है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार सेम लिंक पे रिजॉइन कर लो ना, तो वापस मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नया वो बन जाएगा, ठीक है, सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करो।